आवाज ना करे पीछे से। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका फिर से फॉर्ब्स क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास कुमार झा आज जो है 15 मैथ्स पेडागोजी की क्लास आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। अभी लास्ट के जो 10 या 5 दिन हमारे रह गए हैं, इसमें हम केवल पेडागोजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ईवीएस पेडागोजी को डिस्कस किया था। आज हम 15 मैथ्स पेडागोजी को लेकर आए हैं। आने वाली वीडियोस में भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम 15 मैथ्स पेडागोजी की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पर कि टू डेवलप एप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स फॉर अमॉन्ग्स चिल्ड्रन अ टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द क्लास, चूज वन विच इज नॉट इफेक्टिव टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि मैथ्स की कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कौन सा इफेक्टिव तरीका नहीं है। टू स्टैब्लिश अ मैथमेटिकल कॉर्नर इन हर क्लास वेयर स्टूडेंट कैन परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक है, कॉर्नर में हम लिख सकते हैं तो बच्चे परफॉर्म करेंगे, बात सही है। तो नॉट बोला है तो ये आंसर नहीं होगा। शी ऑलवेज प्रेज द स्टूडेंट हु अचीव हायर ग्रेड हायर मार्क्स इन द क्लास इन द टर्म्स एग्जाम। टर्म्स एग्जाम में अच्छा ग्रेड देने से बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो नॉट बोला है तो मेरे ख्याल से यही आंसर हो सकता है, बाकी आगे हम देख लेते हैं। शी शोज टू चिल्ड्रन द वीडियोज ऑन इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। तो ये बात तो सही है कि इससे बच्चों के अंदर मैथमेटिकल जो क्यूरियोसिटी होगी वो और डेवलप होगी, ये भी है। तो ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा हुआ है। सी गिव्स मैथमेटिकल पजल्स एंड मैजिक स्क्वायर टू बी सॉल्व इन द क्लासरूम। तो मैथमेटिक्स पजल सॉल्व वैसे भी बच्चों के अंदर अच्छी जो कॉन्सेप्ट मेकिंग में हेल्प करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो उसने नॉट पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, दैट इज सेकंड, कि इसके द्वारा हाई ग्रेड, देखो ग्रेड वगैरह देना जो होता है ना बच्चों, ये नेगेटिव टर्म में हम लेते हैं और ये इसका आंसर नहीं होगा बच्चों। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट का सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement about nature of mathematics are most appropriate? कि मैथ्स का नेचर कैसा है, मतलब नेचर का मतलब यहाँ पे मैथ्स के अंदर आप क्या, मैथ्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है जनरली, इसके बारे में बात करेंगे। तो इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव। यस, ये क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करता है, ये बात सही है। इट हेल्प्स नर्चरिंग द चाइल्ड इमेजिनेशन, बच्चे कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, ये बात भी सही है। इट बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग होता है बच्चों जब हम रूल टू एग्जांपल चलते हैं। तो देखो डिडक्टिव रीजनिंग ना बच्चों, डिडक्टिव रीजनिंग से पहले हम क्या करते हैं बच्चों में, इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करना चाहिए हमें। तो पहले आना चाहिए इंडक्टिव और फिर आना चाहिए डिडक्टिव। तो इंडक्टिव रीजनिंग होना चाहिए यहाँ पर हमें डिडक्टिव दिया हुआ तो ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो पहला दूसरा है लेकिन तीसरा नहीं है। तो पहला दूसरा कहां पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, है ना। अगर इसकी जगह पे इंडक्टिव रीजनिंग होता, क्योंकि देखो छोटे बच्चों को अगर मैथ सिखा रहे हो आप, मैथ्स को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंडक्टिवली सिखाना। इंडक्टिव मतलब कि पहले आपने एग्जांपल दिए और एग्जांपल से आप रूल की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए डिडक्टिव ज्यादा अच्छा नहीं होता जितना कि इंडक्टिव होता है। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए पहला और दूसरा। तो आपका फर्स्ट इसका जो होगा बच्चों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following are work in the field of mathematics? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसने वर्क किया बच्चों, तो ये आपको बताया गया, ये बहुत फेमस है। रामानुज का नाम बड़ा फेमस है इसके अंदर। ठीक है, आखिर और लोगों ने भी काम किया है, बट यहाँ पे खगोल विज्ञान के बारे में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, रामानुज। रामानुज बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथ्स पर बड़ी बड़ी रिसर्च की है बच्चों। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके दो आंसर है। इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा 4। Which of the following depicts a situation where children are constructing knowledge on their own? मतलब कौन से सिचुएशन में बच्चा अपने खुद के अनुभव से नॉलेज को ले रहा है। Teacher has written incomplete multiplication table on blackboard and children are completing the table on by writing the blackboard. तो यहाँ पे तो इमिटेशन हो रही है, तो इमिटेशन से बच्चे तो देखकर सीख रहे, तो खुद कैसे कहाँ क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो नहीं है। The best student in the class read aloud the multiplication table and rest of the student repeat after him. तो ये भी तो repetition हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। Children are reciting multiplication table in the chorus, मतलब ग्रुप में पहाड़े पढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए बच्चों।
Children are given manipulating skills like number, grid, token, arrangement, rectangle, arrays, and they are exploring multiple methods. डिफरेंट तरीके से ग्रिड और टोकन के माध्यम से मैथ्स को क्या करें, प्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्रिएटिव टास्क बच्चा करेगा और कंस्ट्रक्टिव टास्क बच्चा करेगा. इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा 4. 3 एलिमिनेट हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, 4 होगा. ठीक है, 3 एलिमिनेट हो गए तो कौन सा आंसर हमारा होगा बच्चों, हमारा 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा. तो 4th इसमें हम चलेंगे इसके लिए. नेक्स्ट देखते हैं. A vegetable seller was selling spinach for 60 per kg. Sonu purchased 350 kilogram on spinach for which the vegetable seller took 21 rupees. मतलब कि उसने उससे 21 रुपीज लिए. 60 रुपए किलो था जो भी बेच रहा था वेजिटेबल, और 21 रुपए के लिए उसने जब उसने 350 ग्राम लिया फ्रॉम सोनू. और उसने कैसे दिए, 6663 है ना. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मैथमेटिकल स्किल्स यूज्ड बाय द वेजिटेबल सेलर. देखो इन्होंने क्या किया, 21 रुपए जो है, 21 रुपए को कैसे लिया है, 6 + 6 + 6 + 3 है ना. तो 6 18 3 कितने हो गए, 21 हो गए. तो देखो जब हम किसी भी चीज को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर 21 रुपए आपको देने हैं तो आप कैसे दोगे, तो आप 6 करके दे सकते हो. या आपने क्या किया, पहले 10 रुपए दिए, फिर आपने 10 रुपए दिए और फिर आपने 1 रुपए दिए. फिर आप मान लो 21 है तो आप कैसे दे सकते हो, पहले आपने 15 रुपए दिए, फिर आपने 5 रुपए दिए, फिर 1. यानी कि आपको एक ही नंबर को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो. तो इसमें प्रेजेंटेशन करने की स्किल जो है, एक डिफरेंट तरीके से, अल्टरनेटिव तरीके से जो प्रेजेंटेशन की जाती है पैसों की या जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है उसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस मैथमेटिकल स्किल इज एम्बिजियस. एम्बिजियस होता है कि अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है. दिस स्किल इज नॉट यूजफुल फॉर द सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. नहीं, ये तो सॉल्व होने में काम आता है. सच स्किल्स हेल्प द डेवलपिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, है ना. अल्टरनेटिव की एक ही चीज को अलग तरीके से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. देखो मैथमेटिक्स में ये अच्छी चीज है कि मैथ्स को हम अल्टरनेटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से यूज कर सकते हैं, एक साथ तरीका यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके हम का यूज कर रहे हैं. तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, सी. तो सी ऑप्शन में जहां होगा आंसर होगा, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर क्या है, ओनली सी. यानी कि ए इसका क्या है बच्चों, आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. एरर्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी ओवरलुक्ड एज पॉइंट एरर विल बी डिमोटिवेट देम. विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियां उनको इशारा, उनको प्रेरणाहीन करती है. ऐसा नहीं है, गलत है. हमें त्रुटियों को बताना चाहिए ताकि बच्चे उसको करेक्ट कर पाए और बच्चे खुद से उसको सॉल्व कर पाए. एरर्स ऑफ स्टूडेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर थॉट. नॉट पूछा हुआ है तो मेरे ख्याल से इसका आंसर यही होना चाहिए. बाकी हम देख लेते हैं. एरर्स ऑफ स्टूडेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर थॉट्स, यार बिल्कुल देते हैं. एरर्स इज मैथमेटिक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल है तो होता है. एरर्स ऑफ मैथमेटिक्स हेल्प टीचर इन प्लानिंग देयर क्लासरूम प्लान, ये भी होता है. तो उसने नॉट पूछा है तो कौन सा नहीं होना चाहिए, ओवरलुक्ड नहीं करना चाहिए या हमें उसको नहीं ध्यान देना चाहिए. हमें बच्चे की गलतियों को समझना चाहिए और गलतियों को सॉल्व करने का हमें अवसर उसको देना चाहिए. इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा 1 इसका राइट आंसर है. ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following statement is not correct about assessment. असेसमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है, नॉन रेफरेंस असेसमेंट. तो नॉन रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है आपको बताइए. देखो 2 प्रकार के स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स होते हैं, ध्यान देना. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, जब एक बड़े पैमाने पर कोई टेस्ट लिया जाता है उसको हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं. तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है देखेंगे एक बार. स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है तो हर बड़े पैमाने पर लिया जाता है और एक पर्टिकुलर एक बोर्ड लेती है इस एग्जाम को, पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट बन लिया जाता है. जैसे सीबीएसई बोर्ड हो गया या केंद्रीय विद्यालय बोर्ड, जो भी बोर्ड एग्जाम लेता है ना, वो सारे एग्जाम हमारे कौन से होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर बोर्ड एक बड़े पैमाने पर टेस्ट ले रही है ना. तो अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो होता है हमारा, इसमें 2 प्रकार से तरीके से हम टेस्ट लेते हैं. एक होता है क्राइटेरिया. क्राइटेरिया होता है जहां पर हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया के अंदर हम एक मार्क्स फिक्स कर देते हैं कि इतने वाला पास होगा. जैसे आपको बताइए सीटेट पास करने के लिए 90 नंबर वाला पास होता है. तो ये जो टेस्ट है, ये जो सीटेट का टेस्ट होगा, क्राइटेरिया बेस्ड रेफरेंस टेस्ट है. और एक होता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट. नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को वो करने के लिए, असेस करने के लिए कट ऑफ या मेरिट लिस्ट करते हैं. तो जब हम
क्राइटेरिया से कोई चीज जज ना कर पाए तो हम उसका नॉर्म से क्या करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कट ऑफ आता है और यार इसमें मेरिट लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट टेल अस द वेयर स्टूडेंट स्टैंड्स एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट। यह होता है नॉर्म्स में क्या करते हैं, स्टूडेंट को स्टूडेंट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये तो सही नहीं पूछा है, तो ये तो सही है, तो ये पूरा पॉइंट तो नहीं होना चाहिए। नॉर्म्स रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस टेस्टिंग एंड रिमेडियल टीचिंग। यही गलत है बच्चों, देखो कभी भी नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट के अनुसार हम कर लेंगे उसको, उसके आधार पर हम उसका डायग्नोसिस नहीं करते, क्योंकि फाइनल टेस्ट होता है बच्चों, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके बाद कोई डायग्नोसिस या रिमेडियल नहीं दे सकते बच्चे को हम। इसके बाद बच्चे को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट ही करते हैं। इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए बच्चों। बाकी देखते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट टू इवैल्यूएट द मास्टरी ओवर लर्निंग, लर्निंग में कितनी मास्टरी हुई है ये टेस्ट करता है क्राइटेरिया, बिल्कुल सही है। और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट जो होता है यूजफुल होता है डायग्नोसिस के लिए, इसके द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या रह गया फर्स्ट, सॉरी सेकंड इसका आंसर है, क्योंकि असेसमेंट इज नॉट डायग्नोसिस। नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट को हम कभी भी डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं कर सकते, याद रखना, इसलिए ये आंसर होगा इसका। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन काफी बार सीटेट में पूछा जा चुका है बच्चों, है ना। तो इसका सेकंड इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। Concepts like more, less, long, short, far, near, big, small, etc. are what? अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि सब अवधारणाएं किस लिए होती है। देखो कोई भी नंबर को समझाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए हम बच्चे को बिग स्मॉल, जैसे बताना ना भाई, ये चार जो है, सॉरी जैसे बताना बच्चे की ये जैसे मान लो कि पांच जो है वो क्या नाम है, बड़ा है चार से, है ना। तो बताना पड़ता है चार बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। तो नंबर सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हम बच्चे को ये यूज करते हैं। वर्ग्यू ऑफ कंपैरिजन के लिए नहीं। एंड ऑटोनोमस नॉट नेसेसरी फॉर द लर्निंग मैथमेटिक्स नहीं। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज एग्जेक्टिव। तो आंसर इसका सीधा होगा कॉन्सेप्ट को, प्री कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम मोर, लेस, फार, नियर वाले जो यूज है हम कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सीधा से सीधा फर्स्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है इसका बच्चों। नेक्स्ट है मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल्स। गणित के जो मटेरियल्स होते हैं जो हम बच्चों को लिए यूज करते हैं। हेल्प टीचर टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मूला। फॉर्मूला को प्रदर्शन शिक्षक की मदद करता है, नहीं ऐसा नहीं है, फॉर्मूला अलग तरीका होता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हेल्प स्टूडेंट टू सेल्फ लर्निंग, खुद को कैसे सीख रहे हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं, उसकी लर्निंग कैसे इसमें काम आता है, बिल्कुल ठीक है। हेल्प टीचर टू प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए हम मेथड थोड़ा यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन के लिए तो बहुत सारे जो तरीके और अलग यूज करते हैं, तो ये थोड़ा यूज होता है, मटेरियल्स मेथड यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए, ना कि हम मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, अच्छे लर्निंग एनवायरनमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करती है, बात बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका बी और डी होना चाहिए। बी और डी कहां पर है, फोर्थ वाले है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, फोर्थ, बी और डी, ठीक है। लर्निंग को अच्छा करता है और बेसिकली लर्निंग बच्चे को खुद उसको समझकर रिसोर्स के माध्यम से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, और बच्चा खुद अपने कॉन्सेप्ट में क्या लेके आता है, चेंज लेके आता है। इसलिए इसका आंसर बी और डी होना चाहिए। Which of the following is the most appropriate way to help a primary school learners visualize the equivalence between the fraction 2002/3 and 4/6? इनमें कौन सा प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थी को भिन्न सिखाना है, आपको 2/6 4/6 के बीच में तुलना करना सिखाना है। तो किससे सिखाओगे, यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से क्या इसका यूज तो खैर होता नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। यूजिंग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड्स भी इसमें काम खैर नहीं आएगी। एलसीएम तो हम छोटे बच्चे पर सिखाते नहीं है। यस, यूजिंग फ्रैक्शन डाइस। डाइसेस का आपने देखा होगा बच्चों कि ऐसे गोल कलर का डाइस होता है, उसमें कहते हैं भाई इतना 1/भाग इसका, 1/5 भाग इतना ये है, 1/8 भाग इसका ये है, 1/6 भाग इसका ये है। तो ऐसे हम डिवीजन करके सिखा सकते हैं कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसलिए यहाँ पर डाइस जो है यूजिंग फ्रैक्शन डाइस, इसका यूज कम करते हैं फ्रैक्शंस को सिखाने के लिए, खासकर जो इक्विवेलेंट होते हैं फ्रैक्शंस उनको, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फोर्थ इसका राइट आंसर होना चाहिए। A teacher uses role play method in mathematics class, मतलब रोल प्ले का यूज करते हैं। क्या होता है फायदा इससे, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, ऐसा तो नहीं है। कीपिंग चिल्ड्रंस बिजी, बच्चों को बिजी रखने के लिए, ऐसा भी नहीं है।
प्रोजेक्टिंग आइडियाज, प्रोजेक्टिंग आइडिया होता है कि विचारों को बनाने और विचारों को व्यक्त करने में हेल्प करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रोल प्ले बच्चा क्या करता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है या कम्युनिकेट करके अपनी बातों को बताता है, तो बात तो सही है। एंटरटेनिंग चिल्ड्रंस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका बच्चों, थर्ड, कि प्रोजेक्टिंग आइडियाज को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए रोल प्ले का हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला है सबलिटाइजिंग प्ले। सबलिटाइजिंग सुना आप लोगों ने बच्चों, एक तरह का ये नंबर सिखाने के लिए होता है, जहां पर ना एक ऐसे ही बॉक्स बना रहता है और बॉक्सेस में कुछ ना डॉट्स नंबर लगे रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे 6-7 पॉइंट्स लगे होंगे, उनको जोड़ना होगा, या ब्लॉक्स में बहुत सारी पिक्चर्स लगे होते हैं, पिक्चर्स को काउंट करना होता है, तो कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं इसका बच्चों। सबलिटेशन रिकॉग्नाइज द नंबर ऑफ 5 एज, अच्छा ये कह रहा है नंबर सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल ऑफ सबलिटाइज, कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द नंबर ऑफ 5 एज सक्सेसिव ऑफ पावर, विद्यार्थी को संख्या 5 की पहचान 4 के प्रकृति रूप में करेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे हम। स्टूडेंट रिकॉग्नाइजिंग द नंबर ऑफ 6 एज एडेड वन एडेड टू द 5, ये भी नहीं होगा बच्चों। स्टूडेंट रोल्स अ डाइस, डाइस को घुमाएंगे एंड एबल टू से दैट इट इज 4 विदाउट एक्चुअल काउंटिंग ऑडियस, विद्यार्थी एक प्रातः चलेगा और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने की समय होगा कि देखो उसमें बिंदु लगे रहते हैं, तो बिना बिंदु को गिने वो बताएगा कि 4 है कि 5 है, तो ये सही है क्योंकि बिंदुओं से हम पहचान सकते हैं कि वो 4 है कि 5 है, इसलिए इसका आंसर मेरे ख्याल से थर्ड होना चाहिए। So recognize the number of 4 and number of with 1 taken away, एक टेकन अवे लेने वाला भी है, तो ये गलत होगा, आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए। ये एक सही अच्छा तरीका है अगर बच्चे को हम क्या कर सके हैं, सबलिटाइज करने जाते हैं तो, या नंबर्स को डॉट सिखाना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे सिखा सकते हैं, तो इसका आंसर थर्ड होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, classroom researchers have indicated a fairly systematic devaluations of girls and incapable of mastering mathematics even when they perform well in a mathematics. What is the most appropriate reason for this? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 5 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध में बताया है कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अनुमूलन किया जाता है। बात सही है। जनरली हमारा एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि मैथ्स में ना लड़कियां अच्छी नहीं होती लड़कों की तुलना में, तो एक तरह का जो स्टीरियोटिपिकल जो हमारा मतलब एक सोसाइटी बन गई है, ठीक है, जिसमें हम काफी गर्ल्स को क्या करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं कि तुम मैथ्स नहीं सीख सकते हो, है ना, तो जबकि वो सीख सकते हैं, जबकि ये गणित के अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे, इसका रीजन पूछा है क्या है, द मैथमेटिक्स एबिलिटी इज बॉय आर इनेट, लड़कों की गणित की क्षमताएं जन्मजात होती हैं, ऐसा तो नहीं है। Poor performance of girls in mathematics is due to the fear of mathematics prevalent in them. गणित की लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण हो सकता है, ये हो सकता है। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स बाय इट्स नेचर इट्स मेल डोमिनेटेड सब्जेक्ट, ये भी नहीं है। Gender construction of society have led to the beliefs that boys are used to the more innovative strategy of problem solving. That's the better conceptual understanding. This is the real problem बच्चे, कि जेंडर कंस्ट्रक्शन बना रखा हमने, कि जेंडर ही हमने कंस्ट्रक्शन बना रखा है कि लड़कियां हैं से अच्छे लड़के होते हैं मैथ्स को कंस्ट्रक्ट करने में, तो इसका बेस्ट आंसर क्या है, यही है बच्चों। जेंडर आपने सुना भी होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप होता है जहां पर हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट सेट कर लेते हैं किसी भी जेंडर को लेकर, इसलिए लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, तो इसलिए ये वाला इसका आंसर हो सकता है डी। होगा क्या हमारा बेस्ट आंसर इसका क्या है बच्चों, हमारा 4 ही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासरूम रिसर्च हैव शोन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड द मैथमेटिक्स मोर डिफिकल्टी देन द अदर सब्जेक्ट्स दे स्टडी इन द सेम क्लास, मतलब मैथ्स ज्यादा खतरनाक लगता है उनको, और बेसिकली लोगों को फोबिया भी होता है, आपने देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एड्स टू दिस फियर, कक्षाई शोध ये दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उन्हें अधिक कठिन लगता है। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ावा देगा? द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, गणित का प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। द वेस्ट नॉलेज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। The scope of multiple answers to the given question of the mathematics, the scope of number of different methods to solve problems in the mathematics. गणित में समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियां हैं। तो गणित की प्राथमिक अवधारणा की अमूर्त प्रवृत्ति, अमूर्त तो नहीं होता, हम बच्चे को मूर्त से सिखा सकते हैं, है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए इसका आंसर।
नॉलेज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, विस्तृत ज्ञान ऐसा भी नहीं है। द स्कोप ऑफ मैथमेटिकल आंसर्स टू गिव क्वेश्चंस इन द मैथमेटिक्स, ये भी नहीं होगा। हाँ, कि डिफरेंट तरीके से, एक ही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं ना, तो बच्चा इस चीज में पजल हो जाता है। तो इसके लिए ये रीजन हो सकता है उनको बोलने कि उनको एक ही कॉन्सेप्ट को एक से अधिक तरीके से क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा 4th होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी का लेटेस्ट पॉलिसी है बच्चों, ओलंपियाड एंड कंपटीशन इज वेरियस सब्जेक्ट विल बी डैश अक्रॉस द कंट्री। हमें जो ओलंपियाड कराया जाता है, जो कंपटीशन कराया जाता है स्कूल्स के अंदर, उसे हमें क्या करें, रिड्यूस करें, कम करना चाहिए नहीं, इससे बच्चों में कुछ ना कुछ करने की क्षमता डेवलप होती है। मेड इजियर, सरल करना चाहिए, या स्ट्रेथन्ड, मजबूत बनाना चाहिए, ताकि बच्चे अलग तरीके से सीख पाए बच्चों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा 3rd होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आज 15 क्वेश्चन सॉल्व किए मैथमेटिक्स के। आई होप कि आप लोगों को काफी कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आए होंगे, और काफी ज्यादा वो बहुत ज्यादा फोबिया होता है मैथ्स को करने में, मैथ्स के क्वेश्चंस को करने में, तो पेडागोजी के क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपसे थोड़ा सा उस पर क्या करते हो, ध्यान देते हो तो। ठीक है, तो ऐसे पेडागोजी पे हमारा फोकस है, मेन आपको पेडागोजी में ही अच्छा करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में हम फिर से पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे फिर से। तब तक के लिए इतना तैयार कीजिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।